माइक रेडी, +3 रेडी, ठीक है, ओके, ऑडियो वीडियो रेडी, ठीक। चलिए, तो सभी को नमस्ते। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास पहले सोचा था 4:30 से 6 करेंगे, लेकिन फिर सोचा सेटअप कर, हो सकता है जल्दी हो जाएगा तो कर लेंगे, लेकिन बढ़िया है, आप लोग का भी संयोग से थोड़ा लेट आना हुआ लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग पिछले सत्र में जो बात कर रहे थे वहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले सत्र में न्याय के ऊपर कुछ बात करी थी। कल उस दिन की क्लास सुनी, आप लोग थे उस क्लास में? आपने सुनी थी क्लास, जो लास्ट क्लास थी सुनी थी? क्या बात हुई थी बेटा हमारी उस क्लास में? न्याय को लेकर के हमारी क्या चर्चा हुई थी? बताओ, माइक सर दीजिएगा उनको भी। हाँ, बताओ, आप ही बताओ। हाँ बताओ। न्याय के बारे में यही बात हुई थी कि हम पहले सोच रहे थे कि अपराध करते हैं उसके बाद न्याय होता है, पर आपने बताया था कि न्याय पहले अपराध से पहले होता है, न्याय उसे कहते हैं। वाह भाई वाह, बहुत ध्यान से सुना है आपने। तो मैंने ऐसे कहा, अब हम कुछ एक नए शब्दों को यहाँ पर दे रही हूँ। न्याय एक मौलिक वस्तु है। वस्तु का मतलब होता है, जब मध्यस्थ दर्शन में वस्तु शब्द का इस्तेमाल होता है तो वस्तु का मतलब होता है वास्तविकता है, अपने आप में एक रियलिटी है, वास्तविकता है। उस दिन जो डिस्कशन हुआ था उससे बहुत सारे निष्कर्ष सामने निकल के आए, जो अभी आपने बताया। आपने कहा कि हमको ये समझ में आया, उस दिन के निष्कर्ष वहाँ से समझ में ये आया कि न्याय होता है ना। अन्याय घटने के बाद, अन्याय घटने के बाद, अन्याय घटने के बाद मात्र 2 विकल्प हैं। क्या होते हैं 2 विकल्प के रूप में? एक ही चीज़ें हैं, या तो सुधार किया जाए, है ना, और या तो दंड दिया जाए। यही हो सकता है, अभी तक यही विकल्प है। तो सुधार का मतलब होता है मानसिकता सही करना, मानसिकता को सही करना, मानसिकता को सही करना। और दंड का मतलब होता है, दंड कैसे दिए जाते हैं? या तो कोड़े लगाए जाएं, या जान से मार दिया जाए, या फिर आर्थिक दंड दिया जाए, फाइन दिया जाए। ये भी तो एक तरीका है ना। तो अभी तक हम जो मानव जाति में हम क्या देखते हैं? दंड। दंड का मतलब जानते हो क्या होता है? दंड का मतलब बेसिकली होता है डंडा। दंड संस्कृत का शब्द है। तो या तो क्या कहना चाहिए, शारीरिक दंड दिया जाए, है ना, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा के रूप में या तो कोई दंड होता है, टॉर्चर जिसको बोलते हैं, टॉर्चर किया जाए, या फिर जैसे मृत्यु दंड ही दे दिया जाए, मतलब बात ही ख़त्म करो सीधा, ठीक है। और या तो फिर आर्थिक दंड दिया जाता है ना, या और भी किसी प्रकार का कोई दंड हो तो दिया जाता है ना, या जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जेल में बंद करने का मतलब होता है अपनों से दूर कर दिया जाए, है ना, जिसको हम परिवार वालों को मानते हैं, अपनों से दूर कर दिया जाए, अपनों से दूर कर दिया जाए। तो अभी तक हम न्याय एक मौलिक वस्तु है, न्याय रहता है तो अन्याय नहीं रहता, या न्याय की समझ रहेगी तो अन्याय नहीं घटेगा, इस तरीके से नहीं चल रहे हैं। अभी हमारी जो न्याय सुरक्षा व्यवस्था है वो क्या कर रही है? अन्याय घट जाता है, अन्याय घटने के बाद दंड देने का काम, इसको अभी हम क्या बोल रहे हैं? अन्याय घटेगा, अन्याय घटने के बाद दंड दिया जाएगा, या तो ये, इन चारों में से ये। अभी हमारी न्याय सुरक्षा व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है, जबकि मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद इस बात को पहचानता है कि न्याय अपने आप में एक मौलिक वस्तु है, न्याय अपने आप में एक मौलिक वस्तु है ना। और न्याय जो मौलिक वस्तु है उसमें है ना, तो न्याय की जो मौलिकता है, एक बिंदु और हो गया था, है ना। न्याय का मतलब क्या है? याद है किसी को? न्याय का मतलब क्या?
न्याय अपने आप में एक मौलिक वस्तु है, मतलब क्या? न्याय का मतलब है सर्वसुलभता। न्याय का मतलब, बोलो बोलो, पीछे से बोलते रहो बेटा, सर्वसुलभता, सभी को सब कुछ सुलभ हो। तो सुलभता किन दो चीज़ों की होती है? या तो वस्तुओं की, है ना, और या फिर सेवाओं की। क्यों भाई, हाँ ना करते जाओ। देखो, ये जितनी बातें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ना पूरे साल भर, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, जिंदगी बदलने की बात करती हूँ मैं, समझ रहे हैं? केवल कोर्स पढ़ाना वो सब हमारा हिसाब किताब नहीं है, ठीक है? तो न्याय बराबर सर्वसुलभता। जब सर्वसुलभता होती है किसकी? एक तो वस्तुओं की और दूसरा सेवाओं की। वस्तुएं क्या क्या है? मानव जाति की कुल आवश्यकता। मानव में कुल वस्तुओं की कुछ वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता रहती है। तो वस्तुएं मतलब मानव की आवश्यकताएं। तो मानव की आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा गया। मध्यस्थ दर्शन इनको दो भागों में बांट रहा है। पहली आवश्यकता है सामान्य आकांक्षा। आवश्यकता कोई दूसरे शब्द में कहते हैं आकांक्षा, मतलब जो चीज़ चाहिए उसको आकांक्षा शब्द भी यूज़ किया है। तो सामान्य आकांक्षा, सामान्य आकांक्षा का मतलब होता है ये सबको चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति मर जाएगा, है ना, वो खुश नहीं रहेगा और सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। सामान्य आकांक्षा। और उसके बाद महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा ये सब्जेक्ट आज की क्लास के बाद धीरे धीरे गहराने भी लगेगा, और जिनको ये पकड़ में आने लगा उनको इतना मज़ा आएगा कि पूछिए मत। और नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा, संकोच ना करिएगा। मैं एक ही बात को जितने बार भी, है ना, और जब दूसरी बार समझाऊंगी तो और अच्छा समझाऊंगी, आप अगर पूछोगे तो, है ना, गहराई में जाओगे तो, ठीक है? इसलिए खूब मन लगा के समझना। सामान्य आकांक्षा का मतलब होता है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सामान्य भाषा बोला मैंने। और मध्यस्थ दर्शन में आप इसको ऐसे पाओगे, आहार मतलब रोटी, आवास मतलब मकान, और अलंकार मतलब कपड़ा। अलंकार, अलंकार का मतलब आभूषण नहीं है, अलंकार का मतलब कपड़ा। आहार, आवास और अलंकार, है ना। सामान्य आकांक्षा होते हैं हमारे शरीर पोषण के लिए, शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए, शरीर पोषण और संरक्षण, ठीक है। महत्वाकांक्षा की वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक है समाज गति के लिए। समाज गति मतलब समाज से मिलने जुलने, समाज जोड़ने के लिए आदि। तो वो होती हैं दूरदर्शन, दूरश्रवण और दूरगमन। दूरगमन, दूरगमन का मतलब होता है गाड़ी, है ना। गाड़ी अब चाहे ऊपर हवा में चलने वाली हो, चाहे ट्रेन पटरी पे चलने वाली गाड़ी हो, चाहे अपनी गाड़ी हो या स्कूटर हो, कुछ भी, ये गाड़ी। दूरदर्शन, दूरश्रवण का मतलब होता है मोबाइल, है ना, इंटरनेट, ये इस तरीके की जो वस्तु हैं। बताओ मानव जाति को इसके अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता है? मकान के अंदर जो वस्तुएं हैं वो बनाई जा सकती हैं, जैसे टेबल, जो भी चीज़, चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आहार की वस्तुएं उत्पादन हो गई, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, और इतनी चीज़ें चाहिए, ठीक है। न्याय का मतलब है सर्वसुलभता। सर्वसुलभता मतलब है वस्तुओं की या मानव में जो आवश्यकता होती है या जो उसकी आकांक्षा मतलब उसकी इच्छा होती है, उसकी पूर्ति। तो सामान्य आकांक्षा की पूर्ति और महत्वाकांक्षा की पूर्ति। मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद कह रहा है ये सबको चाहिए, और यदि ये नहीं मिलती है तो अगर अभी सर्वसुलभता नहीं हुई, मतलब किसी को खाने के लिए रोटी नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, तो क्या ये आदमी अपराध नहीं करेगा? तो मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद कह रहा है यदि सामान्य आकांक्षाओं की सर्वसुलभता नहीं है तो आदमी अपराध करेगा, करेगा अपराध। और फिर अपराध करेगा तो आप क्या कहोगे कि अन्याय घट गया, तो अन्याय घटने के बाद अपने पास दंड देना है।
तो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कह रहा है कि हमको न्याय ऐसे नहीं सुनिश्चित होता है दंड दे दे करके, क्योंकि दंड दे रहे हैं हम लोग सदियों से, अपराध रुका नहीं, अन्याय बंद नहीं हुआ। मेरी बात से सहमत है ना? ठीक है, तो देखते जाइए। न्याय मतलब सर्वसुलभता, वस्तुओं की आवश्यकता की सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। ये भी अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो भी आदमी जो है गड़बड़ करेगा। बिना, अगर उसके पास पैसा नहीं है मान लीजिए, तो ऐसे चोरी से ट्रेन में बैठ के जाएगा, फिर उसको दंड दिया जाएगा, आर्थिक दंड, ये सब करेंगे और क्या करेंगे। तो आदमी की ये आवश्यकता है, इसकी सर्व सुलभता कैसे हो ये हमको आपको मिलके सोचना है। ये कैसे होगा ये भी आपको आगे बताएंगे, बैठ करके सोचना है। ठीक है ही ना बहन? ये बात समझ में आ रही है? आप लोगों को समझ में आ रही है? कठिन नहीं है, ध्यान देने भर की ज़रूरत है। तो हर एक मानव संतान को वस्तुओं की, ये वस्तुएं होती हैं कुल मिलाकर के, और सेवाओं की। सेवा क्या होती है? तो सेवा के रूप में उसको दो चीज़ें चाहिए, शिक्षा, संस्कार। वो चाहता है, हर मानव चाहता है कि हमारा बच्चा जो है ना उसको शिक्षा संस्कार उपलब्ध हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा हमारे बच्चे को उपलब्ध हो। और संस्कार मतलब जिससे वो मानवीयतापूर्ण आचरण करे, अमानव ना बन जाए। संस्कार का मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण से प्रस्तुत हो पाए, अपने इज्जत की रोटी जिसको बोलते हैं, इज्जत की रोटी कमाए खाए, है ना। तो इसकी कामना रहती है। फिर वो चोर डकैत बन जाता है वो अलग कहानी, क्योंकि शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और दूसरी चीज़ उसको चाहिए स्वास्थ्य संयम, स्वास्थ्य संयम। याद है आप लोगों को मैंने ये समझाया था, ये स्वास्थ्य का मतलब होता है शरीर से संबंधित स्वास्थ्य, और संयम का मतलब होता है मन से संबंधित स्वास्थ्य। इसको मैंने लिखा था शब्द मनः, वाह वाह क्या बात है भाई, मनः स्वस्थता, यह है मानसिक स्वास्थ्य। तो हर एक व्यक्ति को ये दोनों चीज़ मिले। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि एक हम ऐसी व्यवस्था खड़ी कर लें, ऐसी एक व्यवस्था खड़ी कर लें कि सबकी सामान्य आकांक्षा की पूर्ति हो जाए, सबके लिए महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो जाए, सबके लिए शिक्षा संस्कार हो जाए, और सभी के लिए स्वास्थ्य संयम सुनिश्चित हो जाए। क्या बचा करने के लिए? पैसे की ज़रूरत है। क्या करोगे पैसे का? हम लोग ये जो पैसे का संग्रह करते हैं किस लिए करते हैं? कल को कैंसर हो जाएगा, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना, तब फिर अपने काम आएगा। या फिर कल को मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को LIC का बीमा मिलेगा, कुछ ऐसा करते हैं ना, यही सब सोचते रहते हैं। या फिर अभी हमारे बच्चे हैं, है ना, बच्चों की पढ़ाई में ना जाने कितना पैसा लगेगा, यही सब तो सोचते हैं माँ बाप। संग्रह किस लिए करते हैं? तो देखिए, यदि न्याय की सर्वसुलभता है, न्याय बराबर सर्वसुलभता। किसकी सर्वसुलभता? वस्तुओं की और सेवाओं की। वस्तुएं क्या होती हैं? मानव के लिए आहार, आवास, अलंकार। और क्या महत्वाकांक्षा की वस्तुएं? दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन, मतलब जिससे कनेक्टिविटी होती है। पूरा हर एक मानव जब कनेक्ट कैसे होते हैं, तो कनेक्ट हो, जैसे अभी हम यहाँ से कहीं दूर बैठे किसी से कनेक्टेड हैं, यहाँ इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सारी ये महत्वाकांक्षा की वस्तुएं समाज गति के लिए चाहिए, है ना। अगर नहीं होना है तो फिर हम यहीं पे बैठ के अपना बातचीत कर सकते हैं। तो समाज गति के लिए इनकी आवश्यकता है, लेकिन इनकी आवश्यकता सबको नहीं है, इसके बिना आदमी मर नहीं जाएगा। इसकी आवश्यकता सभी को है। ठीक है, तो वस्तुओं की प्लस सेवाओं की सर्वसुलभता। तो शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम। अभी हम स्वास्थ्य संयम को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। है सिंपल है ना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा और देखिए इसको। मैंने कहा आज की क्लास के बाद है ना जिंदगी बदलने लग जाएगी आप लोगों की। तो न्याय एक मौलिक वस्तु है, दिखाती हूँ आपको कैसे। I should 5 fingers से पूरा बोर्ड मूव like this. What did I really do? Okay, it can actually okay. You can shift. लोगों
4 फिंगर से ऐसे पूरा हटा सकती हो एंड कैन कंटिन्यू विद द टॉपिक हियर, ऐसे कह रहा हूँ। नहीं आई डोंट वांट टू, ये मेरी स्लाइड्स हैं एक तरीके से, ठीक है, दैट्स वाई। हाँ, ये अगले सेशन में ये सब स्लाइड्स बन जाएंगी ना मेरे लिए, ठीक है। हाँ, अब क्या करूँ, इसको कैसे हटाऊँ भाई? चलो ठीक है, लीजिए, कोई बात नहीं। आई होप वी आर स्टिल शेयरिंग द स्क्रीन। स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है, ठीक है। तो हमने पिछली बात करी कि मैंने कहा कि न्याय एक मौलिक वस्तु है ना। तो देखो बेटा, जब आदमी इस धरती पर आया, ठीक है, तो इस धरती पर 4 अवस्थाएं थी, पदार्थ, प्राण, बोलते जाओ, जीव और ज्ञान। ये 4 अवस्थाएं थी, इसमें से ये जो अवस्थाएं थी आपस में इनका बढ़िया संबंध था। संबंध मतलब उपयोगिता पूरकता, उपयोगिता पूरकता, इसको इस एरो को बोलते हैं उपयोगिता, मतलब ये इसके लिए उपयोगी और ये इसके लिए पूरक, है ना। देना और लेना, इनका जो लेन देन का पूरा डिज़ाइन था ये बढ़िया बना हुआ था। ऐसी धरती को ही क्या कह रहे हैं? स्वर्ग। जब ज्ञानावस्था की इकाई मानव इस धरती पर आए, है ना, अलग अलग जगह, कहीं ठंडे प्रदेश में, कहीं पहाड़ों में, कहीं अलग अलग जगह पर जब मानव का प्रकटन हुआ है तो पूरी धरती इसको स्वर्ग जैसी मिली थी, है ना। और देखो इसको क्या क्या मिला था, तो देखते हैं। जब मानव धरती पर आया तो इस ज्ञानावस्था की इकाई को आहार के लिए वस्तुएं उपलब्ध थी कि नहीं थी? सब प्रकार की चीज़ें। आवास के लिए जितनी मूलभूत चीज़ें चाहिए वो सब उपलब्ध थी कि नहीं थी? अलंकार के लिए आदमी ने पहला पहिया बनाया लकड़ी का, है ना, वहाँ से उसने यात्रा अपनी शुरू करी। तो दूरदर्शन, दूरगमन और दूर श्रवण, इन सब के लिए कच्चा माल इन सब के लिए कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल इस धरती पर उपलब्ध था। हमको मंगल पे जाने के लिए जो स्पेस शिप बनाना था उसका भी कच्चा माल कहाँ उपलब्ध था? इसी धरती पर। तो ये जो पदार्थावस्था है ये अपने आप में पूर्ण समृद्ध थी, है ना, पूर्ण समृद्ध थी। 120 प्रकार के परमाणु, 120 प्रकार के तत्व, 120 प्रकार के तत्वों से समृद्ध थी। मतलब आदमी की, क्योंकि जो ज्ञानावस्था की इकाई है इसकी खूबी क्या है? 2 चीज़ें, कल्पनाशीलता और क्या दूसरा शब्द है? कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशीलता का मतलब है कर्म स्वतंत्रता। तो आदमी जो सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है, उसको अपने हाथ से कर भी सकता है। तो ये कल्पनाशीलता है, उसके चैतन्य पक्ष में होती है, और कर्म स्वतंत्रता, अपने हाथों से वो चीज़ें कर भी सकता है। ये है कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। तो कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल, इसी धरती पर उपलब्ध था। कच्चा माल या रॉ मटेरियल, ठीक है। जब आदमी इस धरती पर आया प्लस, तो आदमी में अपने आप, मैंने आपको बताया था, ये इसमें भाषा का विकास हुआ कि नहीं हुआ? भाषा का विकास यहाँ पर मैंने बताया था, पदार्थ में ध्वनि के रूप में, कार्य संकेत के रूप में, जीवों में नाद के रूप में, और मानव में भाषा के रूप में। तो मानव में भाषा भी स्वयं स्फूर्त रही। जहाँ पर भी वो आया, हर मानव अपनी भाषा को कुछ बना बनू के बोलने लग गया। इसी कारण से इतने प्रकार की भाषाएं हैं। तो मानव में भाषा का प्रकटन स्वयं स्फूर्त है।
जैसे इस धरती पर मानव का प्रकटन स्वयं स्फूर्त है, मानव में भाषा का भी प्रकटन स्वयं स्फूर्त है। ये अद्भुत बात है। तो अपने आप ही आदमी जो कुछ भी सीखता गया, सोचता गया, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को कम्युनिकेट करता गया। ये कम्युनिकेशन चलता रहता है, हम कुछ आपको बताते हैं, आप कुछ हमको बताते हैं, इस विधि से ये चलता रहता है। तो आदमी के पास भाषा भी थी, तो भाषा से उसने क्या किया, मूलतः क्या काम किया, शिक्षा। अब ये शिक्षा जो है संस्कार नामक चीज तक पहुंचनी शेष है, पूर्ण समझ जिसको हम कह रहे हैं, सही सटीक सार्वभौमिक समझ वो शेष है। लेकिन शिक्षा की यात्रा कहीं यहाँ तक हुई है, कहीं तक तो हुई है शिक्षा की यात्रा, नहीं तो हम आप ऐसे बैठे नहीं होते आराम से लिए भाला आला, कहीं हम लोग भी शिकार कर रहे होते। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से शिक्षा की भी यात्रा बढ़ी है। ये है अस्तित्व सहज विधि से न्याय है ही, मगर अब ये जो ज्ञानावस्था की इकाई है, इसमें थोड़ा सा कुछ भ्रम हो गया, कुछ ऐसा जो सटीक वो चीज़ें नहीं पहचान पाया। मतलब जो शिक्षा है वो अधूरी हो गई, संस्कार तक नहीं पहुंची। संस्कार का मतलब होता है सही सटीक यथार्थ पूर्ण समझ। ये नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो जैसा ये स्वर्ग है ना, स्वर्ग, और ये आदमी जानते हैं कैसा हो जाता, फिर आदमी हो जाता देवता। तो देवता तो स्वर्ग में रहते ही हैं, आदमी को देवता बनना शेष रह गया, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से अभी संस्कार तक मामला नहीं पहुंचा है, सही सटीक समझ नहीं पहुंचे। इसके कारण जो अज्ञानता रही है ना, शिक्षा के माध्यम से उस अज्ञानता को हम पालते पोसते चले गए। तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कोयले का, तो कोयला ज़मीन से निकाल के जला करके हवा प्रदूषित कर दी। अब कह रहे हैं नरक में जी रहे हैं हम लोग। नरक बनाया किसने? नरक हम नहीं बनाया। स्वर्ग कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे, बस केवल समझने भर की देर है। बढ़िया बात, जोरदार। चलिए तो तालियां बजा दिया करिए भाई, हमको पता चले कि आपको मज़ा आई ये बात सुनने में। धन्यवाद। चलिए तो अब आप इसको भाषा में लिखिए। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी कृपया करके भाई इसको फटाफट भाषा में लिखिए, महत्वपूर्ण है ये बिंदु। मैं हाँ, तो अन्याय घटने के बाद न्याय नहीं होता। एक हाथ टूट गया, फिर तो आवेश आ गया। अब आवेश आ गया तो अब 2 हाथ तोड़ो, उसको जेल में बंद कर दो, उसको मृत्यु दंड दे दो, फिर भी वो एक टूटा हाथ ना वापस आएगा। और ये जो आवेश आ गया है ना, ये भी समाप्त नहीं होगा। जब जब याद करोगे ना इस बात की, तब तक वो बात आती रहेगी कि मेरा एक हाथ किसी का तोड़ दिया था, जो भी मतलब। इसलिए अन्याय घटने के बाद न्याय नहीं होता। न्याय अस्तित्व सहज एक मौलिक वस्तु है, वास्तविकता है, उसको पहचानना। लिख लिया ये, आगे लिखो। न्याय का मतलब है सर्वसुलभता। न्याय बराबर सर्वसुलभता। अस्तित्व सहज, अस्तित्व सहज मतलब अस्तित्व में अपने आप, सहज का मतलब अपने आप। ठीक है, अस्तित्व सहज रूप से मानव जब इस धरती पर आया तो समस्त वैभव उसे प्राप्त ही था। लिखिए। धरती स्वर्ग और मानव देवता संस्कार के बाद।
पर सेवा, तो शिक्षा संस्कार प्लस स्वास्थ्य संयम। इसके ऊपर और बात कर लेंगे हम लोग। स्वास्थ्य संयम के लिए भी सब पेड़ वनस्पतियाँ, सब जितनी भी औषधियाँ के लिए वस्तु थी सब प्राप्त थी। चलो भाई, तो आगे बात करते हैं कहाँ गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ हो गई। तो न्याय अस्तित्व सहज रूप से अगर देखेंगे तो मैं कुछ यहाँ सेंटेंस लिखती हूँ, आप बताइएगा। अस्तित्व में न्याय का मतलब क्या? सर्वसुलभता। सर्वसुलभता किसकी? वस्तुओं और सेवाओं की। न्याय है ही, क्या कहना है भाई? लेकिन मानवकृत मतलब मानव ने जो बनाया है आज, मानवकृत आज के संसार में मानवकृत आज के संसार में न्याय दृश्य नहीं है, मतलब न्याय दिखता नहीं है। न्याय दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा कि ये ज़मीन का टुकड़ा मेरा, ये लाइन खींच के कहा इधर भारत इधर पाकिस्तान, है ना। किसी ने कहा काला गोरा भेद, किसी ने कह दिया आदमी औरत इनमें भेद कर दो, किसी ने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें भेद कर दो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भेद कर दो। किसी ने कहा ये हमारी प्रॉपर्टी, इसमें उगने वाला सारा सामान हमारा। ये जो चीज़ें हैं इसको हमने एक नाम दिया भेदकारी मानसिकता। भेदकारी मानसिकता, इसको आज अच्छे से समझेंगे थोड़ा। मैंने उस दिन एक आपको एक्सपेरिमेंट कराया था ना, इमली आपके मुंह में नहीं आई लेकिन पानी आपके मुंह में आ गया। भेदकारी मानसिकता बराबर भ्रम। भ्रम मानसिकता में है, इमली जैसे आपकी मानसिकता में थी, और युद्ध जो है वो क्या है? युद्ध क्या बन गया? रियलिटी में। पकड़ में आया? ये घटना घट रही है मानव जाति में। मानसिकता में क्या है? भेदकारी मानसिकता, जो कि क्या है? मूलतः भ्रम। अस्तित्व में तो ये था ही नहीं। अस्तित्व में कहाँ था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र? अस्तित्व में कहाँ काला गोरा था? अस्तित्व में कहाँ आदमी औरत था? ये सब तो पूरकताएं थी। मैं अभी आपको इनको समझाऊंगी एक एक करके कि इसका क्या प्रयोजन। इसका तो बता ही चुकी हूँ, है ना, कैसे प्राणावस्था में भी, जीवावस्था में भी और ज्ञानावस्था में भी, ताकि प्रजनन होकर नई मानव संतान बने, ताकि नए फूल खिले, ताकि नए जीव जानवर आए। ये विधि है। अभी इसको हमने क्या कह दिया? औरत कमज़ोर, आदमी अधिक बलवान। औरत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट, आदमी कम इमोशनली इंटेलिजेंट। ऐसा होता है क्या भाई? ऐसा नहीं होता। अभी हम चर्चा करेंगे इन सारे बिंदुओं पर। लाइन खींच लिए, ले आए अपना अंग्रेज, लाओ फीता, नाप दें, नाप के बना दिया एक देश इधर एक देश इधर। अब यहाँ पर इनके भी पूरी ऊर्जा लगा के यहाँ पर भी फोर्स खड़ी की है, यहाँ पर भी फोर्स खड़ी की है, पानी में भी फोर्स लगा रखी है, हवा में भी फोर्स लगा रखी है, और लड़ रहे हैं युद्ध। यहाँ पर युद्ध लड़ रहे हैं। खाने को नहीं है कंट्री में और युद्ध में पैसा जा रहा है। कर्जा, आप लोगों को तो पता है ना, कर्जा ले लेके लड़ रहे हैं, कर्जा ले लेके वीपन्स खरीद रहे हैं। यह है भेदकारी मानसिकताओं का कमाल। तो अस्तित्व में न्याय है ही, मानवकृत आज के संसार में न्याय दिखता नहीं है। क्यों? इसका ये कारण है, ये रहा कारण। कारण क्या है? भेदकारी मानसिकता। और थोड़ा सा आते हैं, देखते हैं।
अब मैं बात करती हूँ, कुछ शब्दों को बात करेंगे। संयम, जो हमने कहा था ना, संयम, संयम का मतलब होता है मनः स्वस्थता। ठीक, मनः अस्वस्थता क्या होती है? अब क्योंकि अब तो भाई संसार में तो न्याय दिख नहीं रहा है, मानव ने जो खड़ा कर लिया संसार, ठीक है। तो मनः अस्वस्थता मतलब हमारे मन में एक इमली है जिसके लिए मुंह में पानी आ रहा है, मन में है नहीं वो। तो मानव में तदाकार होने का गुण है, लेकिन वो जब सच्चाई से मतलब सच्चाई से तदाकार होता है तो सब बढ़िया चलता है, और जब किसी भ्रम से तदाकार हो जाता है तो मामला सब गड़बड़ हो जाता है। उसमें इतना सा एक छोटी सी ये है कि आप इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो, ऐसा है कहानी, है ना। तो इसीलिए मानव में अवेयरनेस की ज़रूरत है, या जागृति की ज़रूरत है, या जागरूकता की ज़रूरत है, या शिक्षा की ज़रूरत है। तो संयम, मनः स्वस्थता और संस्कार। संस्कार का मतलब होता है सही, सटीक, यथार्थ, सार्वभौमिक समझ। सार्वभौमिक सिद्धांतों की समझ, सिद्धांतों की समझ। आज एक एक करके बात करेंगे, आज मतलब जब भी आगे करते जाएंगे। अभी कहाँ खड़े हैं? ये है जब ये होता है, मतलब जब संयम होता है, मतलब मनः स्वस्थता होती है, मतलब संस्कार होते हैं, मतलब सार्वभौमिक सिद्धांतों की सही सटीक समझ होती है, तो अपने आप मनः स्वस्थता होती है। इसी को हमने कहा संस्कार होता है। तो इसी से ये आदमी जो है ना देवता हो जाता है। हमारे बच्चे कैसे बने? माता पिता से पूछिए हमारे बच्चे कैसे बने। अभी कल ही रावण को जला रहे थे ना, हर एक को लगता है हमारा बच्चा कैसा बने, देवताओं जैसा बने, अच्छा बच्चा बने, है ना, ये कहते हैं। तो मनः अस्वस्थता क्या चीज़ है? जहाँ जो है नहीं, वहाँ से उसे पाने का प्रयास, वहाँ से उसे पाने का प्रयास। और दूसरी भाषा में कहें, ये धीरे धीरे आपको सब समझ में आता जाएगा, है ना, शुरू शुरू में नया लगेगा। मनः अस्वस्थता मतलब भेदकारी मानसिकता, भेदकारी मानसिकता। भेदकारी मानसिकता मतलब असत्य, असत्य कैसे होता है? रंग के आधार पर बंटना, ठीक है। अब रंग क्या चीज़ है? कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति गोरा है, ठीक। मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, और आप जब आगे पुस्तकें पढ़ोगे ना बेटा तब उसमें आएगा ये सब चीज़ें। तो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद में, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रणेता श्री ए नागराज जी बता रहे हैं कि जो चमड़ी का रंग है ना, ये चमड़ी का रंग, ये बेसिक क्या है? चमड़ी के आधार पर। तो ये चमड़ी है। चमड़ी क्या होती है? चमड़ी बराबर डेड सेल्स, मृत कोशिकाएं, और कुछ भी नहीं है, मरी हुई कोशिकाएं। तो इस व्यक्ति का भी जो नॉर्मल बीपी का रेंज है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, बीपी का रेंज सेम। हार्ट रेट को अगर देखेंगे सेम। अंदर की समस्त गतिविधियां क्या हैं? सेम टू सेम, डिटो। ये जो चमड़ी है, और ये चमड़ी का रंग किस आधार पे होता है? इस आधार पर होता है कि सूरज के कितने ताप को आपका ये शरीर पचा पाएगा या उसको झेल पाएगा। इसीलिए जब ये मेलानिन की मात्रा जो है हमारी चमड़ी में अधिक होने के कारण यहाँ पे चूँकि सूर्य हमेशा रहता है ताकि कैंसर ना हो। तो ये शरीर की जो चमड़ी या शरीर का जो रंग है उसका प्रयोजन क्या था? अनुकूलन, एडाप्टेशन, ताकि जिस भौगोलिक परिस्थिति में हम रहते हैं, इसका कुल प्रयोजन क्या था अस्तित्व में? भौगोलिक परिस्थिति में, भौगोलिक परिस्थितियों में संयोजन, संयोजन या अनुकूलन, समझ गए ना? अनुकूलन समझ पढ़े होंगे आप लोग, अनुकूलन।
तो इसका प्रयोजन था भाई अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार इंडिया में कम धूप, अफ्रीका में और भी ज़्यादा धूप रहती है, और वहीं पर अगर पश्चिमी देशों में आप चले जाएं तो वहाँ इतनी बर्फ़ रहती है कि बात ना पूछिए, है ना। तो उसकी त्वचा को थोड़ा सा रंग मतलब सफ़ेद है या पेल कलर है, जो भी आप कहिए। तो इसका कुल प्रयोजन था भौगोलिक परिस्थितियों में, जोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं उनमें एडेप्टेशन हो पाना। किस लिए? अनुकूलन, ताकि स्वास्थ्य बना रहे। ताकि क्या हो? स्वास्थ्य बना रहे। तो रंग का प्रयोजन क्या है? स्वास्थ्य। लीजिए, ये अस्तित्व सहज सत्य था। और हमने क्या कहा? वीको टर्मरिक, फेयर एंड लवली, और ये लगा लो, वो लगा लो, पता नहीं कितनी प्रकार की चीज़ों को हमने लेकर आ गए। रंग के आधार पर किसी को छोटा माना, किसी को बड़ा माना। यहाँ तक कि आप जान करके हैरान होंगे, वैज्ञानिकों ने रिसर्च पेपर निकाले हैं कि जो काले रंग के लोग होते हैं उनमें दिमाग कम होता है। आप ज़रा सर्च करिएगा, या सर्च कर सकते हैं यहाँ पर भी, अभी नहीं करेंगे लेकिन करेंगे, रिपीट करेंगे तब करके दिखाऊंगी, है ना। या आपको एक ग्रुप में सेंड करूँगी। नीग्रोज जो होते हैं उनमें दिमाग कम होता है, आपको पता है? नहीं पता है ना, आपको आश्चर्य लग रहा है ना ये सब बातें सुन करके। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद में बाबा जी बता रहे हैं कि एक तो शरीर के आधार पे आपको बताया, है ना। शरीर जैसे हम देखें तो हर एक के पास 2 आँखें, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे कहीं पर भी हो, 1 नाक, किसी के पास 3 नाक वाले नहीं हैं, 2 कान, है ना, सिर पे बाल। अब बालों का डिज़ाइन वगैरह कैसा होगा वो उस जगह की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन अंदर की सारी प्रक्रिया डिटो सेम टू सेम है। ये तो वैज्ञानिकों ने भी बता दिया। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? वैज्ञानिकों ने भी एक तथ्य को माना है, जानते हैं क्या? वैज्ञानिकों ने कहा है, मानव का एक नाम दिया है, क्या? होमो सेपियंस। जिन लोगों ने खोज किया उन्होंने तो कहा कि होमियो सेपियंस हमारी क्या है? प्रजाति है। इस तरीके से हम सब एक हैं। लेकिन जन सामान्य में ये बात मान्य नहीं है भैया, ठीक है। तो रंग का प्रयोजन क्या था? भौगोलिक परिस्थितियों में अनुकूलन, ताकि स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके। और हम लोग उसके ही विपरीत चले गए। तो ऐसा पता चला, ऐसा विचार करते रहे, नहीं ये वाला रंग अच्छा नहीं है, वो वाला रंग होना चाहिए। तो फिर उसके लिए फिर प्रोडक्ट्स बनाने लग गए। अभी समझ में आ रहा है ये सब पढ़ा क्यों रही हूँ? क्योंकि अब इस मानसिकता के आधार पर यदि हम उत्पादन करेंगे तो भ्रम को मात्र और मात्र फैलाने का काम करेंगे, मानवीयता नहीं आएगी धरती पर। हम क्या कर रहे हैं? मन अस्वस्थता का पोषण कर रहे हैं। रंग निखारने की क्रीम को बनाओ, बेचो, जितना भी कार्यक्रम है, कुल मिलाकर क्या है? मन अस्वस्थता का पोषण। न्याय को कभी भी हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, हम अन्याय में भागीदारी कर रहे हैं। सोचिए, और विस्तार से चर्चा चलती रहेगी हमारी, तो हर रोज़ शुरू से चलाते हैं, फिर उसके बाद आगे तक जाते हैं, ठीक है। और सोचो जरा, रंग के बाद आई अपनी नस्ल। नस्ल मतलब कोई लंबा छोटा ठिगना, किसी की बॉडी किसी प्रकार की। तो नस्ल का कारण रहा है, नस्ल का कारण है जब प्रकटन हुआ तो जिस जीव शरीर से मानव शरीर रचना बनी, अलग अलग जीव शरीरों से मानव शरीर रचना बनी है। इस पर खूब विस्तार से बात आगे आएगी। अभी हम क्या समझते हैं? केवल बंदरों से जीव शरीर बने हैं, ऐसा मानते हैं ना। वास्तव में ऐसा नहीं है। जितने भी वैज्ञानिक ये चीज़ें हैं, इनको चैलेंज किया जा रहा है ऑलरेडी। अगर आप पढ़ेंगे इसको इंटरनेट पे जाके, आप जिनको इंटरेस्ट हो आप पढ़िए। तो नस्ल का कारण है जिस जीव शरीर से मानव शरीर रचना बनी, एक, और दूसरा फिर से भौगोलिक परिस्थितियाँ, है ना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे चाइनीज़ लोगों की आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, है ना, कुछ लोगों की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, या शरीर बहुत लंबे लंबे होते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो नस्ल का कारण क्या है? भौगोलिक परिस्थितियाँ।
जब आपकी कभी इच्छा होगी तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि ये मानव शरीर रचना कैसे बनी है। अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम उत्तर नहीं देंगे, हम उत्तर देंगे बैठ करके। अगर आपकी इच्छा होगी तो क्लास में ही करेंगे इस चीज़ को। फिलहाल मुद्दे पे हैं इसलिए अभी डिटेल नहीं कर रहे हैं। तो नस्ल का कारण जिस जीव शरीर से मानव शरीर रचना बनी, और साथ में भौगोलिक परिस्थितियाँ भी है ना, उनमें उस प्रकार के बदलाव होते गए। तो कुल मिला के प्रयोजन क्या रहा नस्लों का भी? प्रयोजन क्या रहा? स्वास्थ्य, शरीर एक बढ़िया अच्छा शरीर उपलब्ध हो जाए, प्रकृति में प्रयोजन रहा। ठीक है, नस्ल के आधार पर भेदभाव चालू हो गए। ठीक है, कि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध किस आधार पर हुआ? नस्ल के आधार पर। उसने काम इन नस्ल के लोगों को पूरा जड़ से मिटा देंगे। नाम पता है ना आपको उस व्यक्ति का? हिटलर। नस्ल के आधार पर विश्व युद्ध, कल्पना कर सकते हैं? आदमी अभी रंग नस्ल में फंसा हुआ है, वहीं फेयर एंड लवली वीको टर्मरिक चल रही है। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि जो सफ़ेद लोग हैं ना, जो पश्चिमी देश के लोग हैं, उनके यहाँ टैनिंग क्रीम्स बिकती हैं। मतलब वो काले होने की क्रीम लगाते हैं। कोई व्यक्ति थोड़ा सांवले होने को अच्छा मानता है, कोई व्यक्ति थोड़ा गोरे होने को अच्छा मानता है। आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा, टैनिंग चैम्बर्स होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ लड़कियाँ शादी के पहले ना अपना, लड़के और लड़कियाँ दोनों ही फेशियल करा के आते हैं, चमक जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर शादी के पहले ऐसे चैम्बर्स में जाकर अपने पूरे शरीर को टैनिंग करवाते, थोड़ा डार्क शेड करवाते हैं। आप लोगों को आश्चर्य लग रहा है ना सुन करके? ठीक है, तो रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर। इसी प्रकार से मत मतलब वैचारिक मत, किसी ने कुछ मान लिया, किसी ने कुछ मान लिया, है ना। किसी ने मान लिया कि अभी क्या कहूँ मैं, है ना, ये सब बातें भी बोलना भी ऐसा लगता है। मत क्या, किसी ने कहा भाई नारंगी रंग या केसरिया रंग जो है वो सबसे पवित्र है। किसी ने कहा जी नहीं, हरा रंग, है ना, नारंगी या केसरिया। किसी ने कहा ना ऐसा नहीं, ना बिल्कुल नहीं, हरा रंग। किसी ने कहा ना सफ़ेद। किसी ने कहा नहीं नीला। किसी ने कहा ना मैरून, लाल। ये पवित्र रंग है। किसी ने कहा भाई हम तो शुभ काम में ये, और शुभ काम में किसी ने कहा हम सफ़ेद पहनेंगे, अशुभ काम में काला पहनेंगे। किसी ने कहा नहीं हम शुभ काम में काला पहनेंगे, उसमें सफ़ेद पहनेंगे। इस तरह से तरह तरह के मत। फिर उसके बाद पंथ मतलब अलग अलग रास्ते निकाल लिए, है ना। बोले अलग अलग रास्तों से एक ही ईश्वर के पास पहुँचेंगे। ईश्वर क्या है? ईश्वर पूछो कि क्या है तो कहते हैं उसको तो आप भगवान कृपा से ही जान सकते हो। और ब्रह्म जो है अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है। मतलब जिसको पता है वो क्या बोलता है, हम आपको बता नहीं पाएंगे। अव्यक्त है, उसको कोई नहीं जान सकता। तो फिर क्या जाने हैं आप, इसका क्या प्रमाण है? ठीक है, ये भी चर्चा होगी। ईश्वर क्या है इस पे चर्चा होगी यहाँ पर। मैं तो अभी आपको बता रही हूँ कि हम किस प्रकार से हम किस प्रकार से अटके हुए हैं पंथ के आधार पर। उसके बाद संप्रदाय, लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बना लिए। पंथ भी अलग अलग बट गए, संप्रदायों में छोटे छोटे समुदाय बन गए, बटे हुए। फिर उसके बाद कहाँ बटे देखिए, हम लिंग के आधार पर बटे, फिर हम भाषा के आधार पर बटे, फिर क्षेत्रीयता के आधार पर बटे कि नहीं बटे, अपनी जाति के आधार पर बटे। और आपको ये हम लोग अभी जैसे यहाँ पर लिखा हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपको लगता होगा अन्य धर्मों में जातियाँ नहीं होती, क्या लगता है आपको? इस दुनिया में हर जगह जातियाँ हैं, जातियाँ ही जातियाँ हैं, है ना। जाति के आधार पर बटे, वर्ग के आधार पर बटे। वर्ग समझते हो? जैसे अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, समझते हो? है ना, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, इधर कहीं रहता है मिडिल क्लास। ऐसा सब बटे हुए हैं हम लोग, नहीं बटे हुए हैं। और ये सारी की सारी भेदकारी मानसिकता कहाँ से आई है? मानव की कल्पना का अजूबा है ये सब। ये मानव की
अयथार्थ, असत्य कल्पना, असत्य कल्पना है। इसको असत्य क्यों कह रहे हैं? इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सत्य है ना बेटा, सत्य सदा सदा, मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद कह रहा है सत्य सदा सदा सुखप्रद होता है। सत्य का एक गुण बताया, सत्य कैसा है? सत्य सदा सदा सुखप्रद होता है। असत्य है, कल्पना है, इसका ये प्रमाण है कि दुख देता है। जैसे आपको जाति के आधार पर आपको नीचा दिखाया जाए, ये दुख देता है कि सुख देता है? दुख देता है। रंग के आधार पर कोई आपको रिजेक्ट करे, दुख देता है। लिंग के आधार पर कि आप औरत हैं या आप पुरुष हैं, पुरुषों को भी कहीं कहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है, दुख देता है। तो समस्त पीड़ा जो है ना, समस्त पीड़ा जो है, समस्त पीड़ा मूलतः मन अस्वस्थता के कारण है। मन अस्वस्थता का मतलब क्या है? और देखो, मन अस्वस्थता मतलब अपने पराये की मानसिकता, अपने पराये की मानसिकता। जो काले हैं वो हमारे हैं, जो इस वर्ण के हैं वो हमारे हैं, मतलब जो क्षत्रिय हैं वो हमारे हैं, जो वैश्य हैं वो हमारे, ऐसा समुदायों में बंट जाना। इसी को बोल रहे हैं समुदायों में बंट जाना, समुदायों में बंट जाना और बांट देना, शिक्षा पूर्वक बांट देना। बच्चे को भी सिखा देते हैं ना, इंडिया इज़ ग्रेट, अमेरिका इज़ ग्रेट, नहीं सिखाते हैं? हर कंट्री अपने आप को क्या बोलता है? ग्रेट, बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। समस्त पीड़ा बराबर मनास्वस्थता, अपने पराये की मानसिकता। मनास्वस्थता को बाकी मैंने बताया, मनास्वस्थता का ही दूसरा नाम क्या है? भेदकारी मानसिकता। भेद कितने प्रकार के हैं? रंग, नस्ल, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, है ना? इस प्रकार से लिंग, इस भाषा, है ना? और लिख देती हूँ, लिंग, भाषा, क्षेत्र, है ना? इस तरीके से हमको जितना मर्जी, गरीब अमीर, जो और जो बांटना चाहो बांटते जाओ, ठीक है? जितना बांटोगे उतना ही मज़ा 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 मतलब उतना ही पीड़ा है। अच्छा, अपने पराये की मानसिकता, समुदायों में बंट जाना और शिक्षा पूर्वक अपने बच्चों को समुदायों में बांट देना, यही खेल चल रहा है। समुदायों में बटे और अपने पराये की मानसिकता। अब अपने हैं, कुछ लोग अपने हो गए, जिनको लाल रंग पसंद है वो सब अपने हो गए, जिनको हरा पसंद है वो सब अपने हो गए, ठीक है? अपने पराये की मानसिकता, ये है भेदकारी मानसिकता। दीवार खड़ी करना, आप बाहर, ये वाले लोग अंदर। अपने पराये की मानसिकता। और अपना जो है वो क्या है? अपने अपने मिल करके क्या करते हैं जानते हैं? स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार। बैठ करके मीटिंग करके, कार्यक्रम करके, स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार। अब स्वयं श्रेष्ठ हो गए, बाकी क्या हो गए? निष्ठ हो गए, कम अच्छे हो गए। तो अब उनको क्या करो? खत्म करो। एक नस्ल अच्छी हो गई, हिटलर ने मान लिया ना कि हमारी वाली नस्ल अच्छी है और बाकी दूसरी वाली खराब है, तो क्या करो? खराब नस्ल को मारो। सत्य सदा सदा सुखप्रद होता है। सत्य क्या है? मानव जाति एक, मानव जाति एक। आदमी इतनी सी बात को देख नहीं पाया है, इतनी सी बात को पहले तो देखे, देखने के बाद उसको विधिवत समझे और उसको चाहिए क्या? ये मानव जाति एक तो ठीक है, आप हमसे पूछोगे तो ठीक बताया बहन आपने, लेकिन ये बताओ ये हमें रहना कैसे है? रहें कैसे एक हो करके? रहें कैसे?
इसी प्रश्न का उत्तर पूरे साल भर दूंगी आपको, पूरी किताब है उसके ऊपर। आवर्तनशील अर्थशास्त्र, आदमी से लेकर के चारों अवस्थाएं इस धरती पर कैसे बनी रहें, यह है न्याय, मानव जाति एक। पहले इसको समझना पड़ेगा, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। और हम त्योहारों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार भरते जा रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट। समझ गए आप? ठीक है। हम कुछ चीज़, और सारे लोग, हर समुदाय के अपने गीत हैं, संगीत हैं, कविता हैं, कहानियां हैं, और वो सारे लोग अपने को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो जब स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार होगा तो इससे जानते हैं क्या होगा? जो इस दीवार के उधर हैं उनके प्रति होगा घृणा, होगा कि नहीं होगा? उनके प्रति क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। दूसरों के प्रति द्वेष ही होता है, अपने के प्रति स्नेह, और जो दूसरा है जिसको हमने दूसरा कहा उसके प्रति द्वेष। घृणा और द्वेष जब होता है तो आपस में होता है यहाँ से विद्रोह, द्रोह विद्रोह। और द्रोह विद्रोह गाली गलौज से लेकर के कहाँ तक जाता है? युद्ध तक। सत्य ये था, कल्पना इसकी करी, और कल्पना करने के बाद कार्यक्रम निकाल दिए। कार्यक्रम के फलस्वरूप ये आज की यथास्थिति है, ये यथास्थिति है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम डीवोक एग्रो प्रोसेसिंग यहाँ पर, मैंने पहले दिन आपसे कहा था ना, मानव परंपरा के धारक वाहक बनाने का कार्यक्रम है ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, पूरा विश्व देखेगा आपको। आपने सोचा नहीं होगा कि हम ऐसा कुछ कोर्स ये सब सीखने जा रहे होंगे। 1 साल के बाद मेरी गारंटी है आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा, और ये हर रोज़ बदलेगा, हर क्लास में बदलेगा। क्या सही कह रही हूँ कि नहीं? मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ। आपने सोचा नहीं होगा मैं कभी इतना भी सोच पाऊँगा, कभी इतना देख पाऊँगा। ये CA नागराज जी की हमारे ऊपर कृपा है। उन्होंने कहा ज्ञान व्यक्त है, वचनीय है, और जो व्यक्ति कह रहा है ज्ञान नहीं बता सकता हूँ, ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ ये प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जो सत्य है, जो ज्ञान है, सत्य है, वो सदा सदा सुखप्रद होता है। और ज्ञानावस्था की इकाई मानव, उसको ही ज्ञान होगा, सबको ज्ञान होगा। ये बात बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं इस ज्ञान को शिक्षा के माध्यम से व्यक्त करने का मानव में डिज़ाइन रखा हुआ है। ये कंठ में से वाणी ऐसे ही नहीं निकलती है, इस कंठ से वाणी निकलती है किसी प्रयोजन से, ताकि जो ज्ञान मुझे है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ये अपने आप में अद्भुत है कि सारे लोगों ने अभी तक कहा कि ज्ञान अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, और कथा भागवत पुराण से लेकर के ज्ञान लोग बांट ही रहे हैं। तो क्या ज्ञान बांट रहे हैं? नहीं, पॉइंट है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। तो क्या ज्ञान बांट रहे हैं? जब कह रहे हो कि ज्ञान अव्यक्त है, अनिर्वचनीय, तो बांट क्या रहे हैं? है ना, तो बांट रहे हैं कामना, बांट रहे हैं इच्छा, शुभ इच्छा। लेकिन इच्छा है, जैसे मैं ये चाहूँ कि मेरे 100 में 100 नंबर आ जाएं, लेकिन उसके लिए कार्यक्रम हमें ना पता हो कि करना क्या है आखिरकार, तो फिर वहीं बस केवल इच्छा तक हम रहेंगे। तो हमने इच्छा करी, जानते हैं किसकी? मानव में एक कामना हुई, मानव ने कामना करी सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ये केवल आप ये सोचो हिंदुस्तान के भाग में नहीं हुई है, ये पूरे विश्व में ये कामना हुई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी के हिस्से में कभी कोई दुख आए नहीं। ये क्या है? ये है कामना।
जितने भी तरीके के तंत्र बनाए गए उसमें से ये हो नहीं पाया है अभी तक, इसका होना शेष है। तो एक कामना के रूप में सटीक कामना हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने बहुत प्रयास किया है, अद्भुत प्रयास किया है, और उस प्रयास के फलस्वरूप हम काफ़ी अच्छी स्थिति में आए हैं। लेकिन इस कामना के बाद जो कार्यक्रम चाहिए था वो शेष रहा। इस कार्यक्रम की आपूर्ति करी श्री ए नागराज जी ने। श्री ए नागराज जी ने, ये पूरा कार्यक्रम क्या है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो ये कामना रही है ना। इसी प्रकार कहा गया एक और कामना हुई, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही क्या है? कुटुंब है, मेरा पूरा परिवार है। कुटुंबकम मतलब सब अपने हैं, लेकिन सब अपने हैं ऐसा जी पा रहे हैं? बताओ, सबको अपना बस कामना वसुधैव कुटुंबकम, ये चलेगा क्या? बोलने से क्या होता है भाई? लेके तो खड़े हुए हैं, बंदूकें है ना, बना रहे हैं हथियार और कह रहे हैं, ये तो भाई बात नहीं चलेगी। तो वसुधैव कुटुंबकम की कामना। इसी प्रकार से आप और सुनते हैं उबंटू, ये अफ्रीका में कहा गया, आई एम बिकॉज यू आर, आई एग्जिस्ट बिकॉज यू एग्जिस्ट। पता नहीं होगा कैसे, है ना। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं, जैसे इस्लाम में भी बात करी, इस्लामिक ब्रदरहुड की। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है बेटा जो ये बात नहीं कर रहा है कि सबको प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन सबको प्रेम से रहना चाहिए। ये जो चाहिए है ये क्या है? कामना। कैसे रहेंगे वो नहीं पता। भर क्या रहे हैं? स्वयं श्रेष्ठता का। जब चर्चा होती तो क्या भरते हैं? स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार। हो क्या रहा है? ये हो रहा है। और कामना क्या करके बैठे हैं? ये कामना है, ये कामना है। तो दुख और सुख की एक परिभाषा मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कुछ कह रहा है। जैसा चाहा वैसा सोचा, है ना, वैसा सोचा समझा और वैसा किया और वैसा फल आया। जो हम चाह रहे हैं उसी प्रकार से, उसी के अनुसार सोच पा रहे हैं, उसी के अनुसार से कर पा रहे हैं, उसी के अनुसार से फल आ रहा है, तो इसका नाम सुख है। और अगर ये नहीं हो रहा है, मतलब चाह क्या रहे हैं, ये एक्चुअली दुख वाले हिस्से में नहीं, ये सुख वाले हिस्से में आएगा। ऐसे रखें, सुख क्या है? जो हम चाहा वैसा उसी के बराबर सोच लिया, मतलब उसका विचार पूरा हो गया, वैसा ही कर पा रहे हैं और वैसा ही फल आ गया। इसको क्या बोलते हैं? सुख। चाह क्या रहे थे? धरती स्वर्ग हो। विचार में क्या आ गया? अपना पराया। यहाँ पर क्या बना लिए? अपना पराया। और यहाँ पर क्या बना लिए? अस्त्र शस्त्र। और यहाँ क्या घट गया? युद्ध। लो, हो गया, कल्याणमस्तु। हाँ, ये हो गया। चाहा था ये, पाया ये। जो चाह रहे हो वैसा सोच पा रहे हो, वैसा कर पा रहे हो, वैसा ही फल परिणाम आ रहा है, इसी का नाम है सुख। तो अब देखो, अभी यहाँ पर क्या होना है? तो ये जो सोचना, मतलब ये विचार है ना, विचार में आपके पास आ जाए समाधान या फिर मना स्वस्थता, और करने के रूप में हम जो करें वो एक ऐसा काम हो जाए, संतुलनकारी काम हो जाए, चारों अवस्थाओं में संतुलन आ जाए। तो चारों अवस्थाओं में संतुलन का नाम ही क्या है? स्वर्ग। चाहा क्या था? स्वर्ग। बराबर। अभी हम क्या काम करने वाले? विचार में समाधान को ले आने का काम करना है हमको, क्योंकि विचार बराबर मानसिकता बराबर शिक्षा बराबर संवाद। बातचीत करते करते हम लोग सब पहुंचा देंगे। जैसे न्याय मानव जाति को नहीं समझ में आया, आपको 2-2.5 घंटे में हमने समझा दिया
कि न्याय अस्तित्व में एक वस्तु है, मौलिक वस्तु, संसार में नहीं घट रही है। संसार मतलब आज की जो स्थिति है, परिस्थिति है। और क्यों नहीं घट रही है? इसलिए नहीं घट रही है, कामना कुछ, कार्यक्रम कुछ, कुछ कार्यक्रम कुछ भी नहीं, कामना ही कामना, ठीक है। और अपने पराई की मानसिकता, स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार, इसी को पोषण करने को हम अभी स्वयं श्रेष्ठता के अहंकार को पोषण करने को संस्कार बोलते हैं। कि हम अपनी श्रेष्ठता के अहंकार से कितना तदाकार हैं, उसको बोलते हैं व्यक्ति अभी संस्कारी है। जितना जकड़ गए उतने संस्कारी हो गए। वास्तविकता बाबा जी या श्री नागराज जी संस्कार किसको बोल रहे हैं? सही सही सटीक यथार्थ समझ। मैं और आप एक जैसे हैं। 2 मिनट और बात करती हूँ, फिर आपको लिखने के लिए दूंगी, या आप लिख लीजिएगा, नहीं तो हम इनकी फ़ोटोज़ भी आपको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बात थोड़ी पूरी करती हूँ। देखो, मानव जाति एक किस आधार पे कहा है। अब मानव के शरीर का तो आपको समझा दिया भाई। बाबा जी कह रहे हैं मानव जाति एक इस आधार पे कह रहा हूँ, इस धरती पर किसी भी रंग का हो, नस्ल का हो, मत का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, लिंग का हो, भाषा का हो, क्षेत्र का हो, विश्वास पूर्वक जीना कितने लोग चाहते हैं? 100%। सम्मान पूर्वक, स्नेह पूर्वक, ममता पूर्वक। ममता मतलब पोषण, ये मैंने आपको बताया था ना, ममता या माँ क्रिया, माँ में ममता होती है ना। पोषण पूर्वक, ममता पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक। वात्सल्य मतलब शिक्षा और संरक्षण देना। ममता पूर्वक 100%, वात्सल्य मतलब संरक्षण, ये सब आगे आएगा। संरक्षण पूर्वक 100%, आत्मगौरव पूर्वक, बोलो भाई, प्रेम पूर्वक, सिंपल मैथमेटिकल आउटकम, सभी मूल्य पूर्वक। इस छोटा सा बच्चा श्रीजा बैठी है, कितने साल की? 10 साल की, 8 साल की, 8 साल की। बताओ, विश्वास पूर्वक जीना है कि अविश्वास पूर्वक? सम्मान पूर्वक कि अपमान पूर्वक? स्नेह पूर्वक या द्वेष पूर्वक? ममता पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, गौरव पूर्वक, प्रेम पूर्वक या घृणा पूर्वक? प्रेम पूर्वक, है ना। प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए? छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बूढ़ा, मतलब जो अभी जीवित बूढ़ा होगा, सारे लोग इसमें हाँ भरेंगे। तो श्री नागराज जी कह रहे हैं, पहली बार ये बता रहे हैं, ये है, इसको कह रहे हैं मूल्य, मानवीय मूल्य। ये क्या है? मानवीय मूल्य। मूल्य का मतलब मौलिकता, मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी। ये आदमी की ओरिजिनलिटी है। ये आदमी की, कैसे, इधर ठीक है, ये आदमी की ओरिजिनलिटी है। आदमी ऐसे जीना चाहता है, जानवर की तरह नहीं। जानवर जीता है, देखो जानवर कैसा जीता है, ये है जानवर या जीवावस्था। तो जीव जानवर जीते हैं ऐसे, आहार, सारा दिन आहार खोजते रहेंगे, सोने को मिल जाए, और भय लगे तो कैसे बच जाए, भय से बचने का उपाय, और प्रजनन, उनकी संतानें होती रहें। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, 4 विषय बोलते हैं इसको। 4 विषय उनके सब्जेक्ट हैं। ये 4 सब्जेक्ट, उनका सारा कल्पनाशीलता नहीं, उनका पूरा दिनचर्या इसके आजू बाजू घूमता है। 4 विषय और 5 संवेदनाएं। 5 संवेदनाएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जो आप 5 सेंसेस पढ़ते हो ना, शब्द, स्पर्श, शब्द मतलब साउंड, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना। नाक से गंध लेते हो, जीभ से टेस्ट लेते हो, आँख से रूप देखते हो, स्पर्श, त्वचा से स्पर्श करते हो, और कान से सुनते हो। 5 सेंसेस जिसको बोलते हैं, आप स्कूल में भी पढ़ के आए होंगे, है ना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंद्रियां, कौन सी, 5 सेंसेस, पता नहीं हिंदी में गुजराती में क्या बोलते हैं ना। तो ये है 4 विषय, 5 संवेदनाएं। आहार, है ना,
उसका गंध से सूंघ लेता है कि आहार कैसा है, बहुत टेस्टी है, बहुत ताज़ा है, बासी है। जानवर ये सूंघते हैं और आदमी भी यही काम कर रहा है। तो आदमी की तृप्ति जो है ना बेटा इसमें है, ये उसके लिए गौण है, सेकेंडरी है। ये क्या है? प्राइमरी है। आपको कोई अपमान पूर्वक सबसे बढ़िया 56 भोग लगा के देना, अपमान पूर्वक आप उसको ग्रहण नहीं करोगे। आदमी की मौलिकता आहार नहीं है या स्वादिष्ट आहार नहीं है। आदमी की मौलिकता ये है सम्मान पूर्वक आहार। आदमी की मौलिकता है विश्वास पूर्वक आहार। बढ़िया। आदमी की मौलिकता है पोषण पूर्वक, संरक्षण पूर्वक, प्रेम पूर्वक आहार। ये सब गौण है। अभी आज की स्थिति में क्या हुआ, ये सबको हम लोग, हमारा सारा फोकस यहाँ पर है, पूरा बाजार इसी से सजा हुआ है। आहार में पोषण का है पता नहीं, लेकिन उसका रूप, पैकिंग एकदम टिप टॉप होनी चाहिए। पोषण कहाँ है पता नहीं, लेकिन उसका स्मेल बहुत अच्छा होना चाहिए। हम यहाँ पर अटके हुए हैं, पूरी मानव जाति को अटकाए हुए हैं। तो इसको बाबा जी इसको बोल रहे हैं, बाबा जी मतलब श्री नागराज जी, उनको हम बाबा जी भी बोल देते हैं, क्योंकि वो 96 की एज में मरे, 2016 में उनका शरीर शांत हुआ। तो जो लोग हमारे से पूर्व के लोग हैं ना, वो लोग उनको बाबा जी बोलते, तो हम भी उनको बाबा जी बोल देते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर मानव इसको प्राथमिक रख के जीता है तो वो जीव चेतना में है तो शरीर, सॉरी, है तो मानव, दिखने में मानव है, लेकिन उसकी चेतना कैसी है? जीव जानवरों जैसी। और मानव यदि मानवीय मूल्यों को प्राथमिक समझ करके जीता है तो वो क्या है? फिर वो मानव हुआ। नहीं तो जीव चेतना में दो ही प्रकार से उसका एक्टिंग दिखाई पड़ता है, या तो पशु मानव के रूप में किसी के सामने जी हजूरी, और नहीं तो किसी के सामने एकदम क्रूरता, राक्षस मानव। नाम दिए हैं बाबा जी, एकदम साफ साफ, और नहीं तो तुरंत राक्षस, है ना, एकदम क्रूर बन जाएगा, क्रूएलिटी दिखाई पड़ेगी। तो जीव चेतना में इसमें अगर मानव जिएगा, इसको नहीं समझेगा, क्योंकि मानव का डिज़ाइन है अस्तित्व में, मानव इसी विधि से तृप्त होता है। कितना भी आप आहार कर लीजिए, आज ज़्यादा करोगे तो शरीर ही डैमेज हो जाएगा। अपमान पूर्वक आहार आप कर नहीं पाओगे। यदि अपमान हो ही रहा है, लगातार अपमान घट रहा है, क्योंकि अन्याय मतलब अपमान मतलब अन्याय, अन्याय घट रहा है, आपकी मनस्वस्थता प्रभावित है, आपके शरीर में डैमेज हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये है जीव चेतना। जीव चेतना में दो ही विधियां, पशु मानव, राक्षस मानव, और यहाँ इसी का नाम है दुख, इसका नाम है अतृप्ति, इसका नाम है पीड़ा, इसका नाम है युद्ध। पीड़ी लिख दिया, अतृप्ति, पीड़ा, इसी का नाम है युद्ध, इसी का नाम धरती नरक। छोटा मोटा काम नहीं है अपने हाथ में, देश दुनिया बदलने का काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमें कुछ केवल मानव समझदारी से देश दुनिया बदल देगा, क्योंकि ना समझी से ही तो देश दुनिया अभी खराब करके रखा है, उसको कुछ और करना नहीं है। मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, समझ पूर्वक नियंत्रित है। ये समझा देंगे आप जैसे बच्चों को, आप भी नियंत्रित हो जाएंगे। हमको समझ में आया, हम भी नियंत्रित हो गए। बहुत सुखद है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सरल है। क्यों सृजा, है ना सुंदर? देखो वो कहाँ बैठी थी, उसका मन लग गया, यहाँ पर आके पढ़ने लग गई। 8 साल की बच्ची को समझ में आ सकता है, इसको समझा सकते हैं। ये है ज्ञान को व्यक्त करना। ये श्रद्धेय श्री नागराज जी के प्रति कृतज्ञता है कि उन्होंने इसको शिक्षा के काबिल बना दिया, है कि नहीं है? चलिए, तो आज के सत्र को मुझे लगता है हम रोकेंगे यहाँ पर, और आप सभी नोट करिए, एक एक सेंटेंस को मेरे से पूछते जाइएगा, ठीक है? मैं अपनी भाषा में लिखना अच्छे से। ये मैंने लिखा है होमो सेपियंस प्रजाति विज्ञान के अनुसार, विज्ञान के शोध के अनुसार।
लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ जानते हैं क्या? इन्होंने हमको जानवर कहा है, ये गड़बड़ है, अभी विज्ञान पकड़ नहीं पाया है। तो एक मिनट, कहाँ तक कर लिए थे? वर्ण के आधार पर भेद। वर्ण का मतलब होता है काम के आधार पर। एक्चुअली इसको वर्ण के आधार पर के लिखिए, काम के आधार पर भेद। फिर लिंग के आधार पर भेद। यह है क्षेत्र के आधार पर। ये लाइन खींची ना, क्षेत्र के आधार पर भेद कर दिया। लगाओ पासपोर्ट। एक काला गोरा जो है चमड़ी के आधार पर। ठीक है, पॉज ही रखना। बताओ भाई, कौन सी बात अच्छी लगी? इतना बताओ सिर्फ। क्या समझ में है? रंग के आधार पर भेदभाव होता है। हाँ। है ना? भेदभाव होता है तो अच्छा लगता है? नहीं, कतई अच्छा नहीं लगता है ना? कोई करता है तो अच्छा नहीं लगता है। और किस आधार पर भेदभाव होता है? सुख और दुख। हाँ, नहीं मतलब आपकी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में भी तो ये देख पाते होगे ना कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब भी कोई भेदभाव करता है हमको अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता है। और उसके कारण क्या होता है? दुख होता है, पीड़ा होती है ना? पीड़ा होती तो हम कैसा, फिर हमारा बिहेवियर कैसा हो जाता है? सैड बिहेवियर। हमारा मूड सैड हो जाता है और हमारा बिहेवियर फिर अच्छा बिहेवियर नहीं होता है ना। इनह्यूमन, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ शिकायत करते हैं। मान लो कोई हमको दबाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो तुरंत अमानवीयता वाला आचरण जब हमारे साथ कोई कर देता है तो हम भी फिर ऐसे ही अजीब सा, अनिश्चित सा आचरण करने लग जाते हैं। नहीं, ये क्लासेस ठीक चल रही हैं आपकी मम्मी? ये क्लासेस ठीक चल रही हैं? हाँ। आज आपका अपने आप कैसे मन हो गया वहाँ से उठ करके यहाँ आने का? अच्छा लग रहा था? हाँ, मेरा ना पढ़ाई ख़त्म हो गई थी तो मैं आगे आ गई और सुनने लग गई। हाँ, जितना समझ आया उतना समझी। मैं समझ गई ना। हाँ। अभी ध्यान से बैठना हर रोज़ क्लास में। जब भी आती तो हुई, बैठ जाना आके। एक बिल्कुल आदमी के जीने होमवर्क लायक। पूरा करना पड़ता है ना। हाँ, तो होमवर्क पूरा करके आगे आ जाना, ठीक है? फटाफट होमवर्क बाद में गाड़ी में पूरा करा देंगे, ठीक है? हो गया ये? दिख रहा है? ठीक है। तो ये जो भेदकारी मानसिकता जिसको हम कह रहे हैं ना, कि मैं ऊंचा तुम नीचे, मैं ज़्यादा तुम कम, हमको कोई महसूस कराता है तो हमको वो व्यक्ति भी नहीं अच्छा लगता। और जब हम भी किसी को महसूस कराते हैं तो हम भी किसी व्यक्ति को अच्छे नहीं लगता। तो बड़ा सिंपल सा सूत्र है। ये भेदकारी मानसिकताओं के साथ अपने को जीना नहीं है। मैं ज़्यादा अच्छा, तुम कम अच्छी, इससे जीना है साथ में? कोई पॉइंट नहीं है। ऐसे मस्त जिएंगे साथ में तो फ्रेंडशिप भी हो जाती है, संबंध भी बढ़िया हो जाता है। क्या लगता है? ठीक। ये चीज़ पढ़ानी ठीक है? ये हाँ। पढ़ाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सबके लिए पढ़ाना ज़रूरी है। ज़रूरी है ना। बल्कि उल्टा पढ़ा दिया जाता है, इसके विपरीत चीज़ें पढ़ा दी जाती है। सही बात। चलो ठीक है। और कुछ कहना है? और बताओ, कुछ अच्छा लगा हो तो बताओ। सुख और दुख। सुख और दुख समझ में आया? हाँ। क्या समझ में आया? जैसा सोचते हैं वैसा जैसा चाहते हैं वैसा सोच नहीं पाते। हाँ। जैसा सोचते हैं वैसा कुछ ऊट पटांग कर लेते हैं, फिर कुछ और ही हो जाता है। इसको क्या बोला? ये हुआ दुख। दुख। जैसा सोचा था वैसा वैसा तो हुआ नहीं। नहीं। और जैसा सोचा हो वैसा ही हो जाए, जैसा चाहा हो वैसा ही हो जाए, तो क्या हो गए? सुखी हो गए। जैसा चाहते थे वो हो गया, है ना? चाहते क्या है? स्वर्ग में जीना चाहते हैं, एकदम हवा शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, सब बढ़िया हो। और करते क्या है? पोल्यूशन पोल्यूशन। अभी करते तो हैं ना। बहुत पोल्यूशन हो गया है। ये सब फैक्ट्रीज के कारण है। फैक्ट्री से पहले मानसिकता के कारण, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मैम, पहले फैक्ट्रीज नहीं थी ना, तो तब हरा भरा जंगल था, पशु भी थे, ताज़ी हवा भी थी, पानी भी था, इसीलिए सबका जीवन है ना सुख से भरा था। अभी देखो फैक्ट्रीज आ गई, इंसान भी है, सब पोल्यूशन हो रहा है, इसीलिए दुख आ गया। तो फिर करना क्या है? मैं क्या मानसिकता है? ठीक पोल्यूशन को ठीक करो। पोल्यूशन को ठीक करने से पहले
मानसिकता ठीक करें, भी दिमाग को ठीक करें। करना। दिमाग को ठीक करने का कार्यक्रम है शिक्षा। बैठ के समझना, जैसे आपको समझ में आ गई ना, छोटी सी बात समझने से समझ आ जाती है, फिर हम नहीं करते। किसी को भी अपने से अलग नहीं महसूस कराना है कभी भी, नहीं कि मैं ज़्यादा अच्छी तुम कम अच्छे। वहीं पर समझ लीजिए झगड़ा चालू, और झगड़ा बराबर दुख, झगड़ा बराबर दुख। और सबके साथ अपनेपन से चलेंगे तो बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलो लिख लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये लेकिन इसको ऐसे लिखिए एक सेंटेंस में कि पूरी मानव जाति में सभी सुखी रहें ऐसी कामना तो रही, लेकिन कार्यक्रम ये होगा कैसे ये नहीं पता था। इतना ही है बस, ये इसमें जो मैंने लिखा है ना, इतनी सी बात है ये, और कुछ नहीं। तो पूरी मानव जाति में सभी सुखी हों इसकी कामना रही, लेकिन इसका कार्यक्रम पता नहीं रहा। जैसा चाहा वैसा सोच पाए, उसी आधार पर कर पाए, उसी आधार पर फल आया। चाहना बराबर सोचना बराबर करना बराबर फल बराबर सुख। चाहना, सोचना, करना और फल सब अलग अलग हो गया, दुख। चाहा धरती स्वर्ग हो, सोचा क्या, अपना पराया सोच लिया, अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर लिया और युद्ध कर लिया। अब सोच रहे हैं भैया धरती तो हो गई नरक। अब जीना ऐसे चाहता है, ऐसे जीने के लिए बाध्य है। इसी पे आगे कल चर्चा चलेगी, लेकिन कल एक स्पेशल क्लास होने वाली है, बताऊंगी भी आपको। करिए, लिख लीजिए फिर। हो गया बेटा, टाइम है, ठीक है। चलिए, तो कल का जो सत्र होगा ना, उसमें एक विशेष वस्तु आपको समझानी है। कल के सत्र में एक और बात है, जो भी लोग इस सत्र में लाइव ज्वाइन हो सकें, जो लोग अभी आज नहीं हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कल के सत्र में ज़रूर लाइव आएँ। लाइफ चेंजिंग सत्र होगा आपके लिए। कल के सत्र में हम जानेंगे ज्ञान, सत्य, ईश्वर क्या है, और यदि समय रहा तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। लाइफ चेंजिंग। मैंने कहा ना, श्री नागराज जी ने कहा ज्ञान, सत्य, ईश्वर, इसको व्यक्त किया जा सकता है, ये अव्यक्त अनिर्वचनीय नहीं है। और इस सत्य, इस ईश्वर, इस ज्ञान के आधार पर ये पूरा कोर्स डिज़ाइन है, और इसको हर एक मानव अपने अधिकार पर समझ सकता है और समझ करके समझा भी सकता है। इतनी बड़ी बात है ये, ठीक है। तो कल के सत्र में सभी लोग लाइव जुड़ें, अगर लाइव एज इन नॉट लाइव ऑनलाइन, यहाँ पर आकर के जुड़ें, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास भी अभी समाप्त और बाकी एक क्लास समाप्त, लेकिन आज साथ में आप सभी से क्षमा चाहूँगी, आज थोड़ा हम लोग लेट हो गए उसके लिए, लेकिन चलिए ठीक है। नमस्कार।